तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर पंचकुला के लिए, और पंचकुला के साथ साथ उन्होंने किस तरह से देश के एक नए भारत की संकल्पना को लेकर यहां पर सोच विकसित की थी। प्रधानमंत्री के साथ वो कौन कौन सी खास यादें हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पंचकुला में रहकर किस तरह का संदेश अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, किस तरह से आज प्रधानमंत्री को पंचकुला के इस घर में रहने वाले लोग याद करते हैं, और वो लोग याद करते हैं जिन्होंने उस दौर में पीएम के साथ काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। देश व प्रदेश में अलग अलग तरीके से सेवा व सेवा पखवाड़े के आयोजन किए गए हैं। न सिर्फ 17 तारीख को ही बल्कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक इसी प्रकार से ये सेवा पखवाड़े पूरे प्रदेश के अंदर और अलग अलग रूप में देश के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये अपने आप में अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजनीति में संघर्ष पथ पर थे उस वक्त उनका किस प्रकार का विजन था, किस तरीके से वो कार्य करते थे, उन्हें किस प्रकार से क्षेत्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी, और ये वो जगह है जहां करीब 4 से 5 साल उन्होंने गुजारे थे। ये पंचकुला का सेक्टर 7 है, 481 पी मकान नंबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर रहा करते थे। यहाँ के जो तमाम जो नेता थे वो उनसे यहीं पर आकर के मीटिंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। और एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही नेता इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है। ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ये अभी भाजपा के कार्यकाल की बात है, लेकिन उस वक्त आप प्रदेश के अंदर महामंत्री के रोल में थे और 2 बार आपको महामंत्री बनाया गया था। कुछ अनुभव आप बताएंगे आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर? मैं कहूँगा कि ये गली, ये पेड़, सबने मोदी जी को यहाँ से आते जाते देखा है। और अभी आप कह रहे थे 481 पी, आज कह सकते हो पी फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये वो लक्की जगह बनी है कि जहाँ कभी होने वाले प्रधानमंत्री रहते थे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोगों का जिसको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है, हम सब एक सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सारी चीज़ें उनके जीवन में। मैं उस समय की चीज़ों की बात करूँगा। एक सबसे गजब की बात उनका ये था कि वो टेक्नोलॉजी से बहुत गजब का लगाव रखते थे, और सब मोबाइल फ़ोन रखे। आप 96 में मोबाइल फ़ोन सोचिए एक बार, शुरू हुआ था सब, इतने बड़े बड़े वो फ़ोन आते थे और महंगे भी बहुत थे। हमको कहा सब महामंत्री मोबाइल फ़ोन रखेंगे। मैंने कहा साहब इतने पैसे कहाँ से, मैं तो टीचर था उस उन्होंने कहा नहीं, पार्टी अरेंज करेगी। मोबाइल फ़ोन रखिए, कंप्यूटर रखिए, फैक्स मशीन घर पर रखिए, फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सीखिए। इस घर पे जहां हम खड़े हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें भी हमें पता होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि जिनका ये घर है उन्होंने भी इस घर को एक तरीके से स्टेटस को पे छोड़ा हुआ है। इससे जुड़ी हुई यादें, कोई मीटिंग हुई हो, कोई बात रही हो ऐसी जो आप? छोटी टोली की बैठक, हम जनरल सेक्रेटरी अपने मोदी जी के साथ यहाँ बैठते थे। कभी कभी कोई विषय, जैसे तत्कालीन विषय कोई होना है, ट्रेनिंग कैंप्स होने हैं, तो ट्रेनिंग कैंप्स के लिए कुछ तैयारी होनी है, तो हम यहाँ आकर बैठते थे। तो ऐसे एक बार नहीं, अनेक बार जो है उनकी बैठक के लिए का जो स्थान था हमारे लिए, वो काफ़ी सुविधाजनक स्थान था। जो आकर वहाँ जहाँ निवास रहते थे वहाँ आकर मिलना, तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि जिस सहजता के साथ वो रहते थे। जब पहली बार आए तो हमको भी लगा कि हम तो सोच के आए थे कि किसी बड़े सारी कोठी में शायद यहाँ होंगे, लेकिन इस मकान को देखकर, उस सादगी को देखकर, वो सादगी हर किसी को आज भी प्रभावित करती है। बाद में दिल्ली में भी जहाँ वो रहते थे उसमें अशोक रोड पर, वो मकान, वो कमरा भी उतना ही छोटा था। सदा सादगी के साथ रहना उन्होंने जीवन में उस प्रकार से आपने चुना है, उन्होंने खुद सादगी को चुना है। और ये जो उनके व्यक्तित्व की जो बहुत सारी बातें हैं जो हमने यहाँ रहते हुए या हरियाणा में काम करते हुए महसूस की, मैं कहूँगा कि वो बहुत साहसी व्यक्ति है। और उनके बहुत सारे फैसले आप देख सकते हो, सीमा पार जाकर जो है आतंकवादियों को ठोकना साहस की बात है, नोटबंदी का उस समय फैसला लेना साहस की बात है, जीएसटी लागू करना साहस की बात है। वो साहस हम यहाँ देखते थे उनके जीवन में। वो किसी भी साहसी व्यक्ति को पसंद करते थे। संगठन के तौर पर तो बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली वो देखते थे, हरियाणा वो देखते थे, हिमाचल, चंडीगढ़ से शुरू होकर बढ़ता चला गया, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब बढ़ता चला गया। जम्मू एंड कश्मीर भी उनके पास था जब यहाँ पर जिम्मेदारी थी 4-5 साल। वो जो उनका, मैं 2-3 घटनाएं आपको जरूर उल्लेख करूंगा, बहुत ही उल्लेखनीय घटनाएं हैं। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई, आपको याद होगा जब वो यहाँ, उन्होंने कहा इस बहन को संपर्क करो, पार्टी में लेकर आओ, हौसले वाली बहन है,
हमको आगे बढ़ाना चाहिए ऐसी बहनों को। कांधार हाईजैक हो गया विमान, और उस पायलट की पत्नी नवनीत को, और मुझे याद है टीवी पर वो उस समय उनको दिखाया गया, बहुत हौसले की एक दो लाइन उन्होंने बोली। और इतने हौसले वाली बहन है, ऐसे माहौल में भी ऐसी बहन को संपर्क करो, पार्टी में लाना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिला को आरक्षण देने की जो अब सरकार आने के बाद ये सोच। ऐसे जब कारगिल युद्ध हुआ, 100 हमारे यहाँ कारगिल शहीद हुए थे, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश हम एक कारगिल की जो है वीरांगना को चुनाव लड़ाएंगे। कोई हौसले वाली बहन ढूंढो जो चुनाव लड़ ले। बहुत कम उम्र के लोग थे, ढूंढना एक आसान काम नहीं था। सुधा यादव जी थोड़ी ठीक उम्र की थी, PhD थी, नौकरी करती थी। हमने सुधा यादव को ढूंढा, शेयर किया कि ऐसे ऐसे सुधा यादव जी। उन्होंने कहा तुरंत इनका बायोडाटा लो और तुरंत इनसे संपर्क करो, चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी में कोई ये माहौल नहीं था साहब सुधा जी को तुरंत चुनाव लड़ा दो, बहुत लोग पक्ष में नहीं थे इन बातों को। तो उन्होंने बहुत आग्रह करके इस बात को आगे बढ़ाया और वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। आज भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य। तो हौसला उनकी बहुत गजब की पसंद था। एक उनकी और गजब की खूबी है कि अच्छी चीज़ें कहीं से भी आए वो स्वीकार करते थे। सिमट सिमट जल भरई तालाबा, जो सद्गुण सज्जन तई आवा, वो आज भी उनमें है। यानी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा पद मिल जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है, मैं ही बताऊंगा सब। ऐसा नहीं था। जहाँ से भी हम छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कोई अच्छी बात लाते थे, कहते ये बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने सुना ओम प्रकाश धनखड़ किस प्रकार से उन अपनी यादों को यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे थे। लंबी यादें ये कह सकते हैं, और इस घर से जुड़ी हुई भी वो यादें हैं जिनको याद करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की इमारत है, 2 BHK ये घर जो है वो बना हुआ है। जिस प्रकार से पहले था, ये बताया जा रहा है कि उसी प्रकार से आज भी ज्यों के त्यों ये बना हुआ है। दूसरी तरफ ये पार्क जो है वो आप देख सकते हैं। जो जानकारी अभी बता रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, उनका कहना है कि 1 रूम है और दूसरा रूम जो है वो ड्राइंग रूम के तौर पर है। यहाँ पर ये जानकारी इनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन और क्या क्या ऐसी यादें थी जो इस घर से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ पूर्व स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, और अगर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई यादों का अगर हम जिक्र करते हैं तो फिर उस वक्त इनके पास चंडीगढ़ की जिम्मेदारी थी, और हम थोड़ा अंदर चलेंगे तो आज भी वो यादें जो हैं वो अंदर दिखाई देंगे। ज्ञानचंद जी, मैं इन फोटो की तरफ दिखाना चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों को भी, और इस फोटो के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कब की ये फोटो है। आप भी क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं इस फोटो में। नहीं, देखिए ये 1997 में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, जब आज़ादी के 50 साल हुए थे, तो 1997 के अंदर एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली थी। तो ये स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के जो सारथी थे आडवाणी जी के, वो आदरणीय मोदी जी थे। तो मैं क्योंकि चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट था और मुझे आदरणीय आडवाणी जी से, मोदी जी से मिलने का, बैठने का, ये एक पत्रकार वार्ता की फ़ोटो है जो उस समय आदरणीय आडवाणी जी ने की थी, और मुझे भी आडवाणी जी के साथ बैठने का अवसर मिला था। तो बहुत सारी यादें, मैं कहूँगा जब आदरणीय मोदी जी आए थे, मुझे याद है अभी तक, मैं भूल नहीं सकता कि मैं उन दिनों बहुत बीमार था। मेरी डिस्क जो थी वो हिली हुई थी, मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकता था। रात को पहले दिन फ़ोन आया आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का कि कल आपके प्रभारी जो नए नियुक्त हुए हैं वो यहाँ चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, स्वागत है। कहते नहीं, आपके यहाँ मीटिंग करेंगे। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं तो बीमार हूँ जी, मैं तो 2 मिनट बैठ नहीं सकता। और उनका ये उत्तर था कि कोई बात नहीं, आप लेटे रहना, हम मीटिंग करेंगे, आपके वहाँ ही करेंगे, आपके जो प्रदेश के अपने पदाधिकारी हैं उनको बुला लीजिए। और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं लेटा हुआ था, आदरणीय कुशाभाऊ जी मेरे साथ बैठे थे, आदरणीय मोदी जी इधर बैठे थे। तो एक मुझे बड़ी लज्जा सी आ रही थी कि भी ये मतलब क्या है। लेकिन उनका आदेश था कि हमने बैठक करनी है, तो उन्होंने बैठक की। और उसके बाद निरंतर नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन पूरे केवल चंडीगढ़ को नहीं, पूरे उत्तर क्षेत्र को, वो उनकी एक खासियत है कि मॉनिटरिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। माइन्यूटली वो हर चीज़ को देखते हैं कि कौन किसको क्या काम दिया है, कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। और उसके पश्चात उनसे जो कहीं कमी रहती थी वो एडवाइस करते थे, कहते थे कि भी आप इस प्रकार नहीं, इस प्रकार से करो। ठीक है, एक और फोटो है, एक और फोटो की तरफ आप बलजीत लेकर के चलेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उस फोटो में भी आप अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आडवाणी जी भी हैं बीच में आप नजर आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, जूम करके एक बार बलजीत पहले फोटो दिखाएं, हमारे जो दर्शक भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये फोटो आज भी पंचकुला के इस घर के अंदर लगी हुई है।
और ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ भी हैं, उस मूवमेंट के अपने आप में ये कह सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं और उस अनुभव के साथ जो है यहाँ पर आज भी जो है खड़े हुए हैं हमारे साथ। ये फ़ोटो कब की है? ये भी मैं समझता हूँ ये उन्हीं दिनों की फ़ोटो है, उन्हीं दिनों की फ़ोटो है। गोविंदाचार्य जी, जैसे मैंने कहा कि रथ यात्रा के उसमें साथ थे। ये एक पंजाब के जो हमारे उस समय कैबिनेट में अपने बलराम जी दास टंडन जी थे, वो थे। तो इन सब के साथ मिलकर के आदरणीय मोदी जी समय समय पर सबको बुला करके किस प्रकार से आगे जाना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार से, मैं कहता हूँ कि राजनीति की ABC अगर किसी ने सीखी, हमने तो उनसे सीखी है कि कैसे राजनीति, क्योंकि उससे पहले मैं तो 1980 से था, काम करते थे भाजपा के अंदर, लेकिन टारगेटेड और मॉनिटरिंग और समय की पाबंदी, समय का सदुपयोग, समय की यूटिलाइजेशन। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि उनकी दूरदर्शिता कितनी थी। 1996 का चुनाव था, लोकसभा आने वाला था, लगभग 2 महीने 1.5 महीना बकाया था और हमारे पास चंडीगढ़ भाजपा का कोई कार्यालय नहीं था। ऐसे 4 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव हम अपने कार्यालय से लड़ेंगे। तो मैंने कहा जी कार्यालय कहाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना कोई नक्शा है, कोई कुछ नहीं है। कहते मैंने कहा ना अगला चुनाव अपने कार्यालय से लड़ेंगे। हम बड़े हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन ये था क्योंकि उस समय भाजपा को कोई 1 रुपया देता नहीं था, उस समय ऐसा था। लेकिन जो उनका मार्गदर्शन, उन्होंने 4 हिस्सों में काम बांट दिया। उन्होंने कहा कि ये फाइनेंस का काम करेंगे, ये ठेकेदार को वो करने का काम करेंगे, ये स्टेट ऑफिस के साथ बिजली पानी का काम करें। काम का डिवीज़न करके उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर ये कार्यालय बनना चाहिए। और आप मानेंगे कि रात को 2:30 बजे लेंटर पड़ रहा था उस कार्यालय का, ऊपर छत के ऊपर हम खड़े थे और लेंटर लग रहा था। और उससे अगले दिन एक दिन जा कर के सवेरे 4 बजे जो टॉयलेट्स थे वो सीट फिट हो रही थी। लेकिन जैसा उनका निर्देश था, रात दिन काम हुआ और हमें वो टारगेट के पहले काम किया। और उन्होंने उस समय एक और मैं तो अगली डेट भी तय कर दी कि 6 तारीख को ये हवन होगा और हवन में फलां व्यक्ति जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। और बड़ी गजब की बात ये कि जिस दिन वो वहाँ पे हवन हुआ उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हो गया लोकसभा का। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी। और ये जो चुनाव कार्यालय कमलम, हमारा जो चंडीगढ़ का नाम जो है वो कमलम आदरणीय मोदी जी की देन है। आज जितने देश के अंदर, चाहे वो पंचकमल है, चाहे वो गुरुग्राम कमलम है, ये सारे कमल के जो नाम हैं ये उस समय आदरणीय मोदी जी के दिए हुए हैं। वो ड्राइंग रूम है जहाँ पर बैठ के की जाती थी। बाहर का पार्क भी हमने आपको दिखाया। और ये वो परिवार है जिस परिवार के घर के अंदर वो रहा करते थे। अंदर एक और रूम इसके अंदर है जिसके अंदर वो ये कह सकते हैं कि विश्राम करते थे या रहते थे। इस प्रकार का ये पूरा घर है जिसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी इस घर के अंदर कोई इंटीरियर इस प्रकार से नज़र नहीं आ रहा है, ना जो घर के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, क्या कारण है, वो जो परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रकार से जो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका यहाँ रहना होता था, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। जो घर के जो लोग हैं उनसे, हमारे साथ शारदा प्रजापति जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं का ये घर है। मैडम, आप, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरीके से आप इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री उस वक्त के, ये अगर मैं बात करूं तो जो क्षेत्रीय प्रभारी थे वो यहाँ पर आए थे, कैसे उनसे संपर्क था और यहाँ रहने का कितने समय का टेन्योर जो है उनका रहा? पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो दीर्घायु रहे ताकि हम सभी को उनकी ऊर्जा से हमें सब मिलता रहे, उनका ये आशीर्वाद। हमें ये सौभाग्य 20 साल पहले मिला, 5 साल वो यहाँ जब तक रहे तो उनसे ये सारी जब उनका सानिध्य मिलता था तो वो सारी आशीर्वाद के रूप में हमें मिले थे उस समय।
ज्ञान जी, किस तरीके से संपर्क जो है यहाँ रहने को लेकर के हुआ? क्या ये परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ था? क्या ये रेंटेड मकान था या फिर कार्यकर्ता की किसी की आस्था थी? क्या वो स्टोरी क्या है? देखिए, शारदा जी के आदरणीय पति महावीर जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे। वह प्रदेश का अध्यक्ष था, वो प्रदेश के महामंत्री थे। जब मोदी जी से बात हुई, उनके रहने की बात हुई, तो महावीर जी ने कहा कि मेरे पास मकान है यहाँ, अगर छोटा मकान है, अगर आप ठीक समझें तो इसके अंदर आप रह सकते हैं। तो महावीर जी ने और जो महावीर जी के परिवार ने जो 5 साल उनकी सेवा की है, मैं समझता हूँ कि कोई उसको भुला नहीं सकता। जिस प्रकार से केवल नरेंद्र भाई मोदी जी सेवा करना, और लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, उनके भी चाय का, पानी का, उनकी भी सेवा करना, ये मैं समझता हूँ कि परिवार ने जो 5 साल एक, मैं कहूँगा कि एक मतलब एक सेवा का जो एक उनके मन के अंदर, उधर बाहर धनखड़ जी का, हाँ जी, तो सेवा का जो उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज महावीर जी हमारे बीच में नहीं हैं, इसका बात का हमें बहुत, मेरा तो क्योंकि पर व्यक्तिगत जो लॉस था वो महावीर जी का जाने का था एक, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि वो चले गए। लेकिन परिवार ने जो मोदी जी के साथ रह कर के सेवा की है, मोदी जी का सानिध्य प्राप्त किया है, वो हर व्यक्ति उनकी सेवा जितनी इन्होंने की कोई कर नहीं सकता। और मैं आज इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी को आपके माध्यम से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बताइए, कोई संपर्क हुआ आप, क्योंकि 20 साल हो गए, किसी भी तरीके से थे, 5 साल यहाँ रहे, 25 साल हो गए, कोई संपर्क किसी तरीके से हुआ, पत्राचार के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या फिर हम देखते हैं कभी कभी बड़ी रैली आयोजन होते हैं तब भी प्रधानमंत्री पुराने लोगों को याद करते हैं? ऐसे तो मेरा कोई राजनीतिक संपर्क तो नहीं है, पर पारिवारिक और व्यवहारिक होता है। जैसे मेरी बेटी की शादी के लिए भी उन्होंने आमंत्रण, वो आए, वो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और समय समय पर जब भी कोई दुख दर्द खुशी का मौका होता है तो वो याद करते हैं, और इस तरह से वो बहुत ही मतलब व्यवहारिकता में मतलब एक बहुत ही सुंदर समन्वय वो हमेशा बनाए रखते हैं सभी से। थॉमस का आईपैड था जिससे एक पेंसिल के साथ, अब तो सबके साथ आता, तो वो एक मोदी जी को मिला था, एक कटारिया जी को मिला था। मेरे घर में आज भी पड़ा है, कटारिया जी ने उसको कभी यूज नहीं किया। पर मोदी जी जब हम यहाँ आके बैठते थे तो वो लिखते रहते थे हर चीज़, कल ये करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगर कार्यकर्ता का निर्माण करना और उसको आगे बढ़ाना, ये सब नरेंद्र मोदी जी से हमने सीखा है। फिर लगातार कटारिया जी ने 5 चुनाव लड़े, 14 में बने तो 19 में मंत्री बने, तो हम एज ए प्रधानमंत्री भी 9-10 बार उनसे मिले। पर 19 में घटनाएं बताने की, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि हमने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ भी बात जब कहना हो तो फ्रंटली, कई बार कटारिया जी कहते थे तो मेरा पत्ता कटवा देंगे कि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट बोल देती है। तो गए तो आधा घंटा बैठे रहे, अरे उस आधे घंटे में उन्होंने एक ही बात कही, बस बहुत सारी बातें कही कि मैं 30 साल कटारिया जी आपको जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ, घर में कई बार खाना भी खाया, क्योंकि मक्की की रोटी और साग मैंने खुद अपने हाथों से बनाकर बहुत बार ही खिलाया। जब सांसद थे तो 43 नॉर्थ एवेन्यू में अपना फ्लैट था, तो कोर ग्रुप की जब बैठक होती थी तो MP को रसोईया नहीं मिलता, तो मैं खुद ही जाती थी खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारी बातें घरेलू हुआ। पर जब 19 में एज ए सेंटर के मंत्री कटारिया जी मिलने गए तो मैंने उनको कहा, कटारिया जी आप अकेले जाइए, मुझे मत ले जाइए, अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो बुला लेना, नहीं मैं बाहर बैठी हूँ। तो बातें करते करते बहुत सारी बातें समझाई तो उन्होंने कहा, कटारिया जी आपकी एक ही बुराई है, पूरे हरियाणा प्रदेश से एक ही बुराई आती है। कह लगे जी वो कौन सी? कह लगे आप बंतों को हमेशा अपने साथ रखते। कह लगे जी वो तो अब भी अरे बाहर बैठी। अरे यार मरवाओगे क्या मुझे, बुलाओ अभी। उनका PS आता है, वो दौड़ के कह लगे मिसिज कटारिया कहाँ है, कहा उसको बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, फिर मिले। कह लगे घर में आप डांटते हो ना, यहाँ मैं डांट रहा था इनके।
मैंने कहा फिर मुझे एक छोटी सी स्टोरी थी कि हमारे बाबूजी हुए दर्शन लाल जैन जी जमुनानगर के संघ के, तो उनको पद्म भूषण श्री मिला था। तो मैं उनको बधाई देने 1 महीने बाद गई, तो उन्होंने कहा बन तो इधर आपके कान खींचने हैं, 1 महीना लगाता है क्या कोई बधाई देने में, इतना बड़ा सम्मान मिला आप बधाई देने। तो यही कहानी मैंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई। मैंने कहा जब अपना कोई बड़ा डांटता है तो वो उस घड़े की तरह है कि जो अंदर से हाथ देकर बाहर से थेपी देता है उसको मजबूत बनाने के लिए। आप इनको कुछ कह रहे हैं तो इसमें ही देश के निर्माण के लिए कुछ अच्छी चीज़ें होगी। बंतो कटारिया जी हमारे साथ थी, भावुक पल थे जिन्हें याद कर रही थी। अजय मित्तल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी जिलाध्यक्ष हैं लेकिन उनके पास भी अनुभव है इस जगह आने को लेकर के। और इंसिडेंट मेरे को याद आता है जब मोदी जी ने बैठक ले ली और अगली बैठक में जाना था, तो उस समय उन्होंने कहा कि अजय मेरी गाड़ी ख़राब है तो आप के पास क्या कन्वेंस है। तो मैंने कहा जी मेरे पास स्कूटर है। तो कहते कोई बात नहीं, आप आपके स्कूटर पे चलेंगे, उस बैठक पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात से आज उनको मेरे को लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी समय हमारे स्कूटर पे भी उन्होंने सफ़र किया हुआ है। और जब मेरे इनके पास मैंने देखा पहली बार, टेलीफोन के साथ एक आंसरिंग मशीन हुआ करती थी। वो आंसरिंग मशीन में एक कैसेट डलती थी, उस समय किसी के पास हुआ करती थी, 60 मिनट की और 40 मिनट की कैसेट होती थी वो। तो ना तो कैसेट मिलती थी, पंचकुला के अंदर 96 में दुकानें कम थी और मेरी एक दुकान थी जिसके टेलीकम्युनिकेशन की और स्टेशनरी की। तो मोदी जी कहते यार मेरे को कैसेट चाहिए होती हैं। चलो मैंने कैसेट भी देता था। और एक बार उनकी मशीन ख़राब होगी तो दुकान पे आए, उनको मैंने मशीन ठीक भी करवाई। और यही जगह है वहाँ पे जहाँ दिख रहे हैं आप कटा हुआ, आज भी वैसा ही है। ईपीबैक्स लगाया मैंने एक यहाँ पे, ईपीबैक्स लगाया 2-3 लाइनों का कि भी जैसे यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे, कोई टेलीफोन आए। कम्युनिकेशन के मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और कंप्यूटर भी उन्होंने सेक्टर 16 एक CMC सेंटर था वहाँ से सीखा। और मैंने उनको इतनी सिंपल सिटी जहाँ पे जब बैठक स्टार्ट होती थी उससे पहले चाय, एक मेरी शॉप के सामने ही एक चाय वाला था चौहान, आज भी वही है। आप जो अभी जाए उनसे मिलना हो तो मोदी जी पहले वहाँ बैठ के चाय पीते थे, पहले चाय पीते थे फिर वो बैठक में आते थे। और एक और ऐसी बात है कि जिस दिन हम मिलने आए तो कहते चलो बैठो आप, मैं चाय बनाता हूँ। तो हम आज वो दिन याद करते हैं तो बड़े भावुक भी हो जाते हैं। उम्मीद नहीं थी कि वो चाय को किस तरीके से एक कैंपेन बना देंगे आने वाले। हमें नहीं पता था, हमें तो बूथ जीता देश जीता, हमारे मन में संगठन की वही बात भर देते थे। और आज वो चीज़ें हमारे को सच होती जब दिखी तो लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब उतनी उस समय ये सोच थी, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इस देश को कहाँ तक ले जाएंगे ये हमारी सोच से भी परे है। ये सारी जो विश्व से भी परे है, अमेरिका भी नहीं कुछ सोच सकता जो मोदी जी सोच लेंगे। 2047 का एक जो विज़न है वो यहाँ पर रखा गया है कि विकसित भारत को लेकर के। अभी बाहर आपको एक बार दोबारा एक नज़ारा जो है इसका हम दिखाएंगे कि किस प्रकार का जो नज़ारा है यहाँ पर बना हुआ है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बंतो कटारिया जी कुछ बात जो है उनकी रह गई है, वो कह रही हैं। जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे तो उस समय भी वो महिलाओं की चिंता करते थे। कटारिया जी अध्यक्ष थे तो मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, तो मोदी जी हमारे प्रभारी थे। तो उन्होंने कहा अपनी लोकसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, इसमें एक महिला चाहिए। अरे क्योंकि उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था, अरे हमें कारगिल की वीरांगना चाहिए। तो मुझे ध्यान है कि उस समय सुधा यादव जी को नरेंद्र मोदी जी ढूंढ के लेके आए और जिस दिन उनकी टिकट हुई 2100 रुपये उसको सगन दिया कि आप मेरी बहन हो और उसको सांसद बनाए। तो मतलब उस समय भी जो व्यक्ति महिलाओं की चिंता करते, तो आज उन्होंने एक नई पार्लियामेंट भी बनाई और उसमें पहले दिन ही महिलाओं को जाने का सौभाग्य करा। क्योंकि महिलाएं तो वैसे ही जो 50% है तो उनके समर्थन में वो आज भी खड़ी हैं। धन्यवाद। ये हरियाणा है और ये वो जगह है जहाँ करीब 4 से 5 साल 96 से लेकर के 2001 तक जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है, प्रधानमंत्री उस वक्त इसी घर के अंदर रहे थे। उन्हें क्षेत्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी थी। अलग अलग यादें हैं, रह रहकर वो यादें भी आ रही हैं और उन अनुभवों को भी लोग साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस 75वें जन्मदिन पर। खबरें अभी तक की तरफ से भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।